छत्तीसगढ़ विधानसभा में जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा जोर शोर से गूंजा, जिस पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नशे के सौदागरों की 4,26,98,697 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई है, जो अवैध शराब के मामलों में पहली बार हुआ है। गृह मंत्री ने साफ किया कि अवैध शराब बिक्री पर अब सिर्फ छोटी कार्रवाई नहीं बल्कि बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अब तक 1,80,00,000 की संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है और 47 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग में भी कार्रवाई करते हुए दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बातें कहना चाह रहा हूं। 3 बातें छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध कार्यवाहियों को लेकर 3 बातें हुई हैं। पहला विषय यह है कि पहली बार विभाग के लोगों को जो नशे के व्यापार में ऐसा समझ आया कि ये संलिप्त हैं, उनको बर्खास्त किया गया है। और जो लोग बर्खास्त हुए हैं उन्होंने चूंकि उन्होंने अवैध नशे के कारोबार से के आधार पर उगाही करके संपत्ति बनाई थी, इसलिए उनकी 1,80,00,000 की संपत्ति को भी अटैच किया गया है, फ्रीज किया गया है। अब आगे ऑक्शन किया जाएगा, उसमें आगे की प्रक्रिया हो। वर्तमान में उसको फ्रीज किया गया है। ये अकेले बिलासपुर जिले में 4 लोगों को टर्मिनेट किया गया, सस्पेंड नहीं भाई, टर्मिनेट किया गया है विभाग से, पुलिस विभाग से, और उनकी संपत्ति 1,80,00,000 को फ्रीज किया गया है। ये सिर्फ बिलासपुर का है। ऐसे अन्य जिलों में भी कार्यवाहियां हुई हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बार छत्तीसगढ़ में अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार करने वाले जितने हैं, उससे जिन्होंने संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति को भी फ्रीज करने का काम पहली बार हुआ है। और ये 4 प्रकरण हैं। इन चारों प्रकरण में संपत्ति फ्रीज की गई है। ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस केसेस के में पिट एनडीपीएस के अंतर्गत प्रकरण बनाना और उस पर कार्रवाई करना, 180 से अधिक प्रकरण बने और 47 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। पिट एनडीपीएस केसेस, यह भी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ। यानी कि छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध पुलिस ने जो किया है, उसमें अपने ही विभाग के कर्मचारी अगर वो संलिप्त हैं तो उनको बर्खास्त करना और उनकी संपत्ति को फ्रीज करना। दूसरा, ऐसे लोग जो इस व्यापार में संलिप्त हैं और इस व्यापार को करके संपत्ति कमाते हैं, उनकी उस संपत्ति को फ्रीज करना, उन पर कार्यवाही करना स्वाभाविक है, परंतु संपत्ति फ्रीज करना। तीसरा, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पिट एनडीपीएस यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के, पहले से ही ये मान करके, ये समझ करके कि जिसके पीछे जिसकी हिस्ट्री है उसको पहले ही ये कर लेना, अरेस्ट करना। ये काम भी छत्तीसगढ़ में पहली बार, 3 तरह के काम नशे की दिशा, नशा के कारोबार की दिशा में छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। ये जानकारी मैंने दी है सदन। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जेलों में कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ से लाई गई गंगा जल से सामूहिक स्नान कराया गया। गृह मंत्री विजय शर्मा कैदियों के लिए ये पवित्र जल लेकर आए, जिससे रायपुर सेंट्रल जेल सहित राज्य की 4 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल के कैदियों ने स्नान किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ईडी की मौजूदगी पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और अपनी सीमाएं लांघ रही है। शुक्ला ने कहा, हम अपने हर पैसे का हिसाब देने को तैयार है, लेकिन ईडी में हिम्मत है तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और आरएसएस के 500 करोड़ के दफ्तर की जांच करे। उन्होंने एकात्म परिसर की जमीन और उससे होने वाली कमाई की भी जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर ईडी अपनी सीमाओं को लांघ रही है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठन की भांति काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई अब राजनीतिक विद्वेष की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। आज बेहद ही आपत्तिजनक कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई। ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में संबंध भेजा है। कांग्रेस के एक जिला कार्यालय के बनाए जाने के संबंध में जानकारी मांगी। अरे हमने तो विपक्ष में रहने के दौरान 15 साल जब हम सत्ता में नहीं थे, तो जन सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस राजीव भवन को बनाया है, जहां से जनता की आवाज उठाई जाती है। हम आना पाई का हिसाब दे देंगे, एक एक पैसे का हिसाब देंगे। ईडी में साहस है। 150 करोड़ रुपए का जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बना है छत्तीसगढ़ में, ऐसा कोई भी 5 स्टार होटल नहीं है जिसकी सुविधाएं कुशाभाऊ ठाकरे को मात करती हो। इतनी ज्यादा कुशाभाऊ ठाकरे में सुविधाएं हैं। 150 करोड़ रुपए में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बना हुआ है।
उसका वित्तीय सोर्स क्या है, ईडी उसकी जांच करेगी। 1 रुपए फीट में एकात्म परिषद के लिए राजनीतिक कार्यालय के लिए जमीन अलाट किया गया था। अब आज वहां से लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए महीने की किराया भारतीय जनता पार्टी वसूल रही है। 1 रुपए में जमीन लेके राजनीतिक कार्यालय बनाने के लिए जमीन लिया और वहां से 1.5 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। क्या ईडी उसकी जांच की साहस दिखाएगी? जो भव्य इमारत बनाई गई आरएसएस की दिल्ली में, जिसके बारे में कहा जाता है कि 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा हुआ है, क्या उसकी जांच करने की साहस ईडी दिखाएगी? देश भर में बने हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों की जांच ईडी करने का साहस दिखाएगी? कांग्रेस के मुख्यालय में आके आप सम्मान देते हैं। यदि आप में वास्तव में साहस है तो आप इन सब की भी जांच करके दिखाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर लंबित जांच और कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से जानकारी मांगी कि किन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी जिनके खिलाफ में ईओडब्ल्यू, एसीबी और सरकार के द्वारा जो विभागीय जांच की जा रही है, उस मामले को लेकर के प्रश्न उठाया गया था, जिसमें 6 अधिकारियों का नाम आया और 6 अधिकारियों के नाम आने के बाद में अभी तक जो कार्रवाई हुई, और उस पर मैंने सीएम साहब से आग्रह यही किया कि हम उस पर अधिकारियों को बचाने के बजाय बल्कि उनके ऊपर में तत्परता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा हाउस में आश्वस्त किया गया है कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा यदि वो किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ में अपराध जो पंजीबद्ध किए गए हैं गंभीरता के साथ में उसकी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ में उनके ऊपर में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कैदियों की गंगा जल से स्नान पर तंज कसते हुए कहा कि मौनी अमावस्या के दिन 25 लीटर गंगा जल मंगाया गया था, जिससे सबका पाप धुल गया। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हमारा पाप गंगा नहाने से धुल गया, आपका गंगा जाने से, और अब पपिया का भी पाप धुल गया, तो उन्हें रिहा करने की व्यवस्था की जाए। नहीं, हम अच्छी तरह से देख रहे हैं उसको। हमने भी जिस दिन मौनी अमावस्या था उस दिन गंगा जल मंगवाए थे, अपने पूरे स्टाफ को भेजा था, 25 लीटर गंगा जल बुलवाए थे और उस गंगा जल को हमने अपने नहाने के बाल्टी में डाल के उससे नहा लिया, तो हमारा पाप तो ही धुल गया। इसी तरह से हमारे रिश्तेदार या मित्र सबको भी गंगा जल से नहलवा चुके हैं। तो जैसे हमारा पाप धुल गया गंगा नहाने से, आपका पाप धुल गया गंगा जाने से, तो पापियों का जो जेल में भर्ती हैं रजिस्टर्ड पापी, उनका पाप अब धुल गया है, तो उनको छोड़ने की व्यवस्था की जाए, ये मेरा मांग है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा के बजट सत्र में बिलासपुर जिले के ग्राम लोफानी में संदिग्ध मौतों का मामला उठा। विपक्ष ने इसे अवैध शराब और नशे से जोड़ते हुए सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। अपने बिलासपुर जिले के लोफंदी ग्राम में लगातार 8 लोगों की मृत्यु हुई और सरकार ये बताने में शर्मा रही है कि इन 8 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने के कारण हुई। हमारे सभी साथियों को पता है, आप लोग उसमें शामिल हैं, कि उस गांव के बच्चे, उस गांव के उनके माता पिता सब लोगों ने कहा कि ये शराब पी के मृत्यु हुई है। उसको भी सरकार छिपाना चाहती है। शराब क्या गांव वालों के द्वारा बनाया गया था? शराब क्या बाकी के गांव के बाहर के दुकानों से या जो अवैध शराब की ढुलाई हो रही उससे लाया गया था? या शराब की दुकान में बिकने वाली 2 नंबर के शराब का उपयोग होने के कारण लोग मरे थे? शर्म की बात यह है, और शर्म अगर कोई गलत शब्द है तो मैं दूसरे शब्दों में बोल देता हूँ, उन्होंने सरकारी जवाब ये आया कि मछली खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी और इतने लोग मर गए। शराब पीने वालों की न तो
रिपोर्ट आए अभी तक बहाना किया जा रहा है, बिसरा जांच के लिए दे दिए हैं, यहाँ जांच के लिए दे दिए हैं। हर तथ्य को छुपाने की कोशिश हो रही है। हम कर रहे हैं बिलासपुर की जगह रायपुर में इलाज हुआ, वो कर रहे हैं नहीं बिलासपुर के सिम्स में आया और सिम्स वालों ने रायपुर में भेजा। तो इस तरह 4 पेज का जवाब मैंने अपने जीवन काल के 45 सालों में ध्यानाकर्षण का जवाब 4 पेज का नहीं देखा है। तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारे मंत्री अवैध शराब के धंधों को बचाना चाहते हैं, अवैध धंधे करने वाले उन गुर्गों को बचाना चाहते हैं और अवैध शराब करने वाले उन कोचियों को बचाना चाहते हैं। और पूरा उनका ये 4 पेज का उत्तर इसी बात के लिए था जिसका हमने विरोध किया है, विरोध करते रहेंगे। और ये एक छिपाने की प्रक्रिया है जो सरकार अवैध शराब में लिप्त लोगों को बचाना चाहती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख किया गया। पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह ने देश को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई, जो उनकी महान उपलब्धियों में से एक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं के साथ मैं अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। असाधारण विद्वान और उतने ही सरल सहज डॉक्टर सिंह का जीवन हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। डॉक्टर सिंह उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के विभाजन की विभीषिका झेली। शिक्षा के प्रति उनके अनुराग ने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय के प्रोफेसर रहे और यहां से आगे बढ़ते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। एक हीरे की तरह थे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव। वह जौहरी थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा की गहराई को परखा और ऐसे कठिन समय में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया जब देश में भुगतान संतुलन का गहरा संकट था और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कुशल सारथी की जरूरत थी। स्वर्गीय श्री राव ने उन्हें अर्थव्यवस्था में जरूरी सुधार करने फ्री हैंड दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई, जिसकी जकड़न में देश की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक कछुआ चाल से चल रही थी। डॉक्टर सिंह कम बोलते थे लेकिन उनकी बातों में गहरी सीख छुपी थी। वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते थे और जब बोलते थे तो हर सबसे कुछ सीखने को मिलता था। मेरा सौभाग्य रहा कि संसद सदस्य रहते हुए मैंने डॉक्टर सिंह से बहुत कुछ सीखा। वे प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ भी हमेशा मित्र भाव रखते थे और चर्चा के दौरान सभी की बातें गौर से सुनते थे। राज्यसभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही वे आज भी मुझे याद हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोनों सदनों के सदस्यों को डॉक्टर सिंह के जीवन से सीख लेनी चाहिए और उनकी गहरी समझ से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पल में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया था। डॉक्टर सिंह ने व्हीलचेयर में बैठकर भी एक बिल पर मतदान किया था। यह इसका उदाहरण है कि एक सांसद अपने दायित्वों के प्रति कितना सजग है। वे लोकतंत्र को ताकत देने सदन में पहुंचे थे। लोकतांत्रिक परंपराएं ऐसे प्रेरणादायक उदाहरणों से समृद्ध होती हैं। डॉक्टर सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अध्ययनशील, विनम्र और लोक कल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। हमारे प्रदेश की बहुत सुंदर स्मृतियां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ रही हैं। अनेक अवसरों पर वे छत्तीसगढ़ आए। तिब्बत स्थित एनटीपीसी के प्लांट के लोकार्पण अवसर पर उनका आगमन हम सब के लिए स्मरणीय है। उनका जीवन हम सब के लिए हमेशा प्रेरक रहेगा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।